रिया तन्वी के कमरे में पेंटिंग को हिलते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। वह तुरंत कमरे के बाहर भागती है और सामने से आई हुई तन्वी से टकरा जाती है। तन्वी अभी अभी रसोई से बाहर आई थी, हाथ में पानी का गिलास लिए हुए। वो रिया को हैरानी से देखने लगती है। रिया के चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने किसी खौफनाक चीज को अपनी आंखों से देख लिया हो। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसके हाथ कांप रहे थे। तन्वी उसे देखकर पूछती है, रिया, अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों भाग रही है तू? रिया की आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थीं, होंठ सूख गए थे। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। तन्वी उसका हाथ पकड़कर जोर से झकझोर कर बोलती है, रिया, क्या हुआ, कुछ बोल भी। डर क्यों लग रहा है तुझे? रिया कांपती आवाज में बोलती है, तेरे कमरे में जो पेंटिंग टंगी है ना, एक औरत की, वो सही नहीं है। वो पेंटिंग श्रापित है तन्वी। मैंने अपनी आंखों से देखा, उस औरत की आंखें, वो हिली थीं। उसने मुझे देखा था गुस्से में, और उसने मुझसे कहा कि अगर कोई भी इस घर में उसकी मर्जी के बिना रहेगा तो वो सबको मार देगी। तन्वी उसकी बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या तू पागल तो नहीं हो गई रिया? आज ही तो हम लोग शिफ्ट हुए हैं, ये कैसी बातें कर रही है तू? रिया अपना सिर जोर से हिलाकर बोलती है, नहीं तन्वी, मैं झूठ नहीं बोल रही। वो औरत, वो इस घर की ही है, ये घर उसी का है। उसने कहा कि अगर कोई भी यहाँ रहा तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। इस घर को खाली कर दो तन्वी, जल्दी खाली कर दो। ये कहते कहते रिया लगभग चीखते हुए तेजी से सीढ़ियों की ओर भाग जाती है। तन्वी वहीं खड़ी रह गई। कुछ पल बाद वह धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ती है। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और पर्दे हवा में फड़फड़ाने लगे। उसकी नज़र सीधी उस दीवार पर पड़ी जहां वो पेंटिंग टंगी थी। एक औरत की तस्वीर, काले कपड़े पहने हुए और आंखें जो अंधेरे में भी चमकती सी लग रही थीं। तन्वी को लग रहा था जैसे वो आंखें सीधे उसकी तरफ देख रही हैं, गुस्से में, जैसे किसी ने उसकी शांति भंग कर दी हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। धीरे धीरे एक महीना बीत गया। तन्वी के लिए यह एक महीना जैसे किसी डर और बेचैनी की सजा बन गया था। रिया की कही बातें अब भी उसके मन में गूंजती थीं। ये घर उस औरत का है, वह किसी को यहाँ रहने नहीं देगी। पर तन्वी ने कभी अपने पापा को कुछ नहीं बताया। वह जानती थी ये बंगला खरीदने में करोड़ों रुपए लगे हैं। उसके पापा ने अपने जीवन की सबसे बड़ी डील मानी थी इसे। अगर तन्वी यह सब बताती तो पापा तुरंत घर छोड़ देते और उनका बड़ा नुकसान हो जाता। वह नहीं चाहती थी कि उसके पापा को कोई नुकसान हो, इसलिए उसने वह बात दिल में दफना दी। पर उस चुप्पी की कीमत धीरे धीरे पूरे घर ने चुकानी शुरू कर दी। रात के समय तन्वी को नींद नहीं आती थी। हर रात उसे महसूस होता कि उसके कमरे में कोई चल रहा है। धीरे धीरे फर्श पर कदमों की हल्की आवाज आती, टक टक टक। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। कभी अचानक ऐसा लगता जैसे कोई उसके गले को दबाने की कोशिश कर रहा है। वह पसीने में भीग जाती, चीखना चाहती पर आवाज नहीं निकलती। उसने अपने मोबाइल में हनुमान चालीसा डाउनलोड कर रखी थी। हर रात वह धीरे धीरे उसे चलाती रहती थी ताकि डर थोड़ा कम हो सके। लेकिन जैसे ही सुबह होती, घर में कुछ और अजीब होने लगता। अब उस घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। जहां पहले प्यार, हंसी और अपनापन भरा रहता था, वहां अब हर वक्त झगड़ा, चिल्लाहट और गुस्सा था। उसकी मम्मी और पापा, जो पहले एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रहते थे, अब छोटी छोटी बात पर झगड़ने लगे थे। कभी खाने को लेकर, कभी किसी पुराने मुद्दे को लेकर। हर सुबह उनकी आवाज पूरे घर में गूंजती, तुम्हारे कारण सब कुछ गलत हुआ है, तुम समझते क्या हो अपने आप को? तन्वी की आंखों में आंसू आ जाते। वह वही लोग थे जिन्हें देखकर रिश्तेदार कहा करते थे, इन दोनों जैसा जोड़ा शायद ही कहीं हो। पर अब उनके बीच प्यार की जगह सिर्फ नफरत और गुस्सा बचा था। सबसे ज्यादा असर उसके भाई आर्यन पर पड़ा था। वह जो पहले हमेशा हंसता खेलता रहता था, अब चुपचाप कोने में बैठा रहता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे।
वह किसी से बात नहीं करता, कभी कभी तो अचानक चिल्लाने लगता, ये घर मुझे छोड़ो, यहाँ कोई है, कोई मुझे देख रहा है। उसकी हालत देखकर तन्वी का दिल कांप उठता। वह कई बार पापा से बोलती, भाई को डॉक्टर के पास ले चलिए, पर पापा गुस्से में कहते, कुछ नहीं हुआ उसे, सब तुम्हारे बहाने हैं। धीरे धीरे ये घर किसी अदृश्य साया की गिरफ्त में आता जा रहा था। दीवारों से अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। रात के सन्नाटे में किसी के कदमों की आहट, कभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज, कभी किसी औरत की धीमी धीमी हंसी सुनाई देती। तन्वी अब टूट चुकी थी। अगली सुबह, अगले दिन तन्वी कॉलेज जाती है और लास्ट बेंच में जाकर बैठ जाती है। जो लड़की पहले हंसमुख, मिलनसार और हर किसी से तुरंत दोस्ती कर लेती थी, आज वही तन्वी बिल्कुल बदल चुकी थी। 1 महीना बीत गया, पर उसके रूप रंग और बर्ताव में डर साफ झलक रहा था। वह कोने में बैठकर खिड़की के बाहर दूर तक देखती रहती, किसी से कोई बात नहीं करती। रिया ने शुरुआत में सोचा कि शायद तन्वी का मूड खराब होगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह बदलाव स्थायी है। अब रिया ने ठान लिया कि वह तन्वी को अकेला नहीं रहने देगी। क्लास के बाद रिया तन्वी के पास आकर बैठते हुए बोलती है, तुझे क्या हुआ है? तू तो पहले हंसती रहती थी, अब तू चुप क्यों रहती है? तन्वी जवाब में बस सिर हिलाकर और जैसे ही उठकर जाने लगती है तभी रिया उसका हाथ पकड़कर बोलती है, तू मेरी दोस्त है न, तो सच सच बता कि क्या हुआ है। तन्वी का डर और दर्द अचानक फूट पड़ता है। वह रोते हुए रिया के गले से लगाकर सब कुछ बताने लगती है। एक एक बात जो पिछले महीने में उसके घर में हुई। रातों की नींदें कैसे उड़ गई हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। सुबह जब होता है तो उसके मम्मी पापा झगड़ा करने लगते हैं। उसके माँ पापा के बदलते स्वभाव और उसके भाई का डिप्रेशन में जाना सब कुछ उसे बता देती है। रिया उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलती है, मैंने तो पहले ही कहा था कि वह घर खाली कर दो, पर तुमने मेरी नहीं मानी। अब भी अगर तुमने उस बंगले को नहीं खाली किया तो वह औरत तुम सबको मार देगी। उसके शब्दों में खौफ था और सख्ती भी। तन्वी कुछ नहीं बोल सकी, जाने अनजाने आंखों में आंसू आ गए। रिया ने ठान लिया कि अब वो तन्वी को अकेले छोड़ेगी नहीं। वो तन्वी से बोलती है, चल मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ, वहां जाकर बात कर लेंगे, शायद हालत बदले। तन्वी इस बार उसे मना नहीं करती और उसके साथ चल देती है। दोनों कॉलेज से निकलकर रिया के घर की ओर चल पड़ती है। जब दोनों घर के दरवाजे पर पहुंचती हैं और अंदर कदम रखती हैं, तो तन्वी को पहली बार शांति का एहसास होता है। घर में हल्की हल्की अगरबत्ती की सुगंध फैल रही थी, जो सीधे तौर पर चिड़चिड़ाहट और भय को शांत कर देने वाली थी। सामने एक छोटा सा मंदिर था, जिसमें भगवान की मूर्तियां सजी हुई थीं और एक अधेड़ उम्र का आदमी मंदिर के सामने बैठकर मंत्र जप रहा था। उसकी आवाज धीमी पर ठोस और स्थिर थी। रिया बोलती है, ये मेरे दादाजी हैं, बहुत बड़े पंडित हैं। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। तन्वी धीरे से कुर्सी पर बैठ जाती है। अब उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि उस घर में बहुत शांति लग रही थी। कमरे में अगरबत्ती की खुशबू थी, भगवान की मूर्ति रखी थी और रिया के दादाजी आंखें बंद करके मंत्र जाप कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और तन्वी की तरफ देखा। उनका चेहरा अचानक बहुत गंभीर हो गया। वो उसे देखकर बोलते हैं, तुम्हारे घर पर बहुत बड़ा खतरा है। तन्वी उनकी बात सुनकर डर जाती है, उसकी सांसें रुक सी गईं। वो घबरा कर बोलती है, क्या मतलब? दादाजी बोलते हैं, अगर तुम लोगों ने आज ही वो घर गली नहीं किया, तो कल का सूरज तुम और तुम्हारा परिवार नहीं देख पाएगा। तन्वी के चेहरे से रंग उड़ गया उनकी बात सुनकर। रिया फिर उसका हाथ पकड़कर बोलती है, जाओ अभी घर जाओ और घर खाली करो। तन्वी रिया के दादाजी के साथ अपने घर आती है। उसके दादाजी जैसे ही उस बंगले के अंदर कदम रखते हैं, तो घबरा कर बोलते हैं, बहुत भारी नकारात्मक ऊर्जा है यहाँ, बहुत बुरी आत्मा है इस घर में। तन्वी जल्दी से अपने माँ पापा और भाई को भी वहाँ बुला लेती है और उसे रिया के दादाजी की सारी बात बता देती है। रिया के दादाजी की बात सुनकर वह तीनों भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। दादाजी बोलते हैं, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो, कोई भी एक कदम भी बाहर या अंदर मत हिलाना।
ये बोलकर वो फिर उन्होंने जमीन पर एक गोल घेरा बनाकर बोलते हैं, सब लोग इस घेरे के अंदर बैठ जाओ। जब तक मैं कहूँ नहीं, कोई भी इस घेरे से बाहर मत जाना। तन्वी, उसका भाई, उसके मम्मी पापा सब उस घेरे में बैठ जाते हैं। दादाजी फिर हवन स्टार्ट करके मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। करीब 1 घंटा बीत गया था। चारों ओर मंत्रों की आवाज गूंज रही थी और हवन की आग तेज जल रही थी। तभी अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आने लगती है, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। फिर अचानक किसी औरत की चिल्लाने की आवाज आती है, हवन बंद करो, बंद करो ये हवन। आवाज इतनी डरावनी थी कि तन्वी, उसके माँ पापा और भाई सब कांप उठे। पर किसी ने भी घेरे के बाहर कदम नहीं रखा, क्योंकि रिया के दादाजी ने साफ मना किया था, जब तक मैं कहूँ नहीं, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। आवाज और तेज होती जा रही थी। कभी कोई रोने की आवाज, कभी चीजों के गिरने की। कमरा धुएं से भर चुका था, लेकिन रिया के दादाजी लगातार मंत्र पढ़ते रहे। करीब 2 घंटे तक हवन चलता रहा। फिर रिया के दादाजी ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और बोले, अब सब लोग तुरंत जाओ, अपने जरूरी सामान उठाओ और इस बंगले को छोड़ दो। तन्वी जल्दी से अपने कमरे में दौड़ी। उसने कॉलेज की किताबें, कुछ कपड़े और जरूरी चीजें उठाईं। उसके पापा ने ऑफिस की फाइलें ली और कुछ पैसे लेकर आए। उसकी माँ ने अपने गहने और जरूरी सामान उठाया और उसका भाई भी अपनी किताबें ले लिया। सब नीचे इकट्ठा होते हैं तो रिया के दादाजी बोलते हैं, चलो जल्दी इस घर को खाली कर दो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अब पलटकर मत देखना। चीजें दोबारा आ सकती हैं, लेकिन जान नहीं। सब लोग तेजी से घर से बाहर निकल जाते हैं। रिया के दादाजी पीछे पीछे जाते हैं। बाहर निकलते ही उन्होंने एक आखिरी बार घर की ओर देखा, फिर आंखें बंद करके एक गहरा मंत्र बोला। उन्होंने फिर भभूत राख निकाली और घर की चौखट पर डाल दी। जैसे ही राख गिरी, घर के अंदर से काला धुआं उठने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई और फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। तन्वी के पापा फिर डरते हुए बोलते हैं, पंडित जी, ये सब क्या था? रिया के दादाजी धीरे से बोलते हैं, इस घर में कभी एक औरत रहती थी। उसका पति बिजनेस के काम से बाहर गया था। उसी दौरान 2 चोर इस घर में घुसे। उन्होंने घर का सारा कीमती सामान लूट लिया और उस औरत की इज्जत भी लूटी, फिर उसे मारकर इसी बंगले के अंदर दफना दिया। तब से उसकी आत्मा अब भी यही भटकती है। वो किसी को इस घर में बसने नहीं देती। उसका गुस्सा बहुत भयानक है। तुम सब बच गए क्योंकि हर रात तन्वी हनुमान चालीसा सुनती थी। उसी की वजह से हनुमान जी ने तुम्हारे परिवार की रक्षा की, वरना वो औरत तुम सबको दूसरे ही दिन मार देती। अब मेरी एक बात याद रखना, कभी गलती से भी इस बंगले में दोबारा कदम मत रखना। ये जगह अब इंसानों के रहने की नहीं है। तन्वी और उसका पूरा परिवार उस रात एक होटल में रुके। हालांकि जगह छोटी थी, लेकिन सबके दिलों में सिर्फ एक बात थी, जान बच गई, बस यही बहुत है। अगले ही दिन तन्वी के पापा उस ब्रोकर के ऑफिस पहुंच गए जिसने उन्हें वो श्रापित बंगला दिया था। वो ब्रोकर सामने आया तो तन्वी के पापा ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया और बोले, तूने हमें वो घर क्यों दिलवाया? तू जानता था कि वो घर शापित है। ब्रोकर हकलाने लगा, सर साहब, मुझे नहीं पता था कि वहाँ कुछ ऐसा है। पर तन्वी के पापा ने उसकी बात बीच में काट दी। झूठ मत बोल, तू जानता था कि वहाँ कोई नहीं टिकता। तूने हमें धोखा दिया है। लोगों ने बीच बचाव करके मामला शांत करवाया, पर तन्वी के पापा का गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्हें बस इतना सुकून था कि अब उनका परिवार उस घर से हमेशा के लिए दूर है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। तन्वी की जिंदगी अब फिर से पटरी पर आने लगी थी। उसके पापा का बिजनेस फिर से चल पड़ा और अब पहले से भी ज्यादा अच्छा चलने लगा। उसका भाई जो डिप्रेशन में चला गया था, अब फिर से मुस्कुराने लगा। माँ और पापा के बीच जो हर वक्त झगड़े होते थे, वो अब खत्म हो गए थे। घर में फिर से शांति और प्यार लौट आया था। कुछ महीनों बाद तन्वी के पापा ने एक नया बंगला खरीदा। ये बंगला पिछले वाले भूतिया बंगले से भी बड़ा और खूबसूरत था। पर इस बार उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया। उन्होंने पहले ही दिन रिया के दादाजी को वहां बुलाया। रिया के दादाजी ने पूरे बंगले में घूम घूम कर हर कोना देखा,
मंत्र पढ़े और फिर मुस्कुराते हुए बोले, ये घर बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रह सकते हो। उनकी बात सुनकर तन्वी के परिवार की आंखों में सुकून के आंसू आ गए। सबने मिलकर भगवान को धन्यवाद दिया। अब तन्वी फिर से वही पुरानी तन्वी बन गई थी, हमेशा हंसने वाली, सबको खुश रखने वाली। वो अब कॉलेज में भी सबसे हंसी मजाक करती, दोस्तों से बातें करती और फिर से जिंदगी को जीने लगी थी। उसके दिल में बस एक बात थी, अगर रिया ने मेरी मदद न की होती तो शायद आज हम सब जिंदा न होते।